पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अचानक 5 फरवरी को यानी यौम कश्मीर के ऊपर अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया है। क्यों? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अचानक अगर हम इस बात की तरफ गौर करें कि माहौल इस तरह का बनाया गया कि जनाब हमने इंतखाबात कराने हैं, तो इसके पीछे यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक ऑफ द माइंड में कुछ ना कुछ ऐसी वजूहात चल रही होंगी या कुछ ऐसे खदशात का इजहार होगा जो वो फील कर रहे होंगे कि जनाब अगर हमने ये इंतखाबात ना कराए तो इसके नताइज हमें मुमकिन तौर पर ये भुगतने पड़ेंगे। या इस तरह का भी कोई ऑप्शन हो सकता है कि उनको इस बात का अंदाजा हो कि स्टेट उनके खिलाफ कुछ इस तरह के इकदामात उठाने जा रही है जिसके बाद वो बतौर जमात अपना अलग से तशख्खुस मेंटेन नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट सिचुएशन इस वजह से है कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 फरवरी के इंतखाबात के ऐलान से पहले अकबर एस बाबर साहब ने भी एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था और उसके अंदर एक करारदाद मंजूर करते हुए उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए कुछ सब कमेटीज की तश्कील दी थी। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये वाले इंतखाबात हों या अकबर एस बाबर साहब की तरफ से किए जाने वाले इंतखाबात, इन दोनों ने किसी ना किसी तरीके से दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जाना है। एक नया तनाजा ये यकीनी तौर पर डेवलप हो रहा होगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो ऐलान है ये महज इस वक्त तक जो है वो महदूद नहीं है, बल्कि इसके पस मंजर में कुछ और इकदामात भी हैं। खासतौर पर वफाकी काबीना की तरफ से उठाए जाने वाले चंद इकदामात जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद की जा रही है। निगरान हुकूमत की तरफ से एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने न सिर्फ बहुत सारे लोगों को चौंका दिया है, बल्कि इस बात के भी इशारे मिल रहे हैं कि 8 फरवरी के इंतखाबात से 1 या 2 दिन पहले इस तरह का कोई फैसला सामने आ सकता है जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर और सपोर्टर है उसको मजीद डीमोरलाइज किया जाए। क्योंकि इमरान खान साहब हों या बुशरा बीबी साहिबा हों, इन दोनों को दी जाने वाली सजा, शाह महमूद कुरैशी साहब को दी जाने वाली सजा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले के इंतखाबी निशान की वापसी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपनाया जाने वाला इस वक्त का जो रवैया है ये इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नामी जमात की कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर अब वजारत कानून, वजारत दाखिला और वजारत इत्तलात व नशरियात पर मुश्तमिल यानी इन तीनों महकमों के वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी इंतखाबात से 1 या 2 दिन पहले अपनी जो फाइंडिंग्स हैं वो वफाकी काबीना के इजलास में पेश कर दे जो मंगल के दिन होने जा रहा है आम इंतखाबात से 2 दिन पहले, तो सूरत हाल बहुत ही हद तक गंभीर हो जाएगी। क्यों? दैट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए तो फिर आपको कल होने वाली जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर या उसके कंटेंट के या उसके इलामिये के ऊपर जरा गौर करना पड़ेगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की ज़ेरे सरबराही 262वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो एम्फेसिस का इजहार किया गया वो खास तौर पर 8 फरवरी के होने वाले इंतखाबात थे, जिसके अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तानी फौज को इन इंतखाबात के लिए ड्यूटी पर मामूर करने की ना सिर्फ मंजूरी दी बल्कि अपने इस अज़्म का भी इजहार किया कि आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबूताज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस में इस बात का भी जिक्र किया गया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल और पूरी ताकत के साथ निपटेगी। उनका यह भी कहना था कि मुल्क की खुद मुख्तारी, कौमी इज्जत और पाकिस्तानी अवाम की उमंगों पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने अपने इस बाअज़्म का भी अदा किया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेगी और पाकिस्तान की फौज अपने आईनी मैंडेट को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत तफवीज करदा हदायत के मुताबिक ही अदा करेगी। किसी को भी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद करने,
आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबूताज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यह जो बयान है यह बहुत ही हद तक वाज़ेह है, खासतौर पर उन तमाम लोगों के लिए जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि जनाब 8 मई को किसी तरह, या सॉरी 8 फरवरी को किसी तरह की ऐसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है जो 9 मई के वाकयात का एक्शन रिप्ले साबित हो। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का इजहार कर दिया कि जनाब अब ऐसा नहीं होगा, अब इस तरह की किसी सिचुएशन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने कोई प्लान सी अपने दिमाग के किसी भी गोशे के अंदर महफूज करके रखा हुआ है तो उसे चाहिए कि अपने इस प्लान सी को एग्जीक्यूट करने की किसी भी तरह की कोशिश ना करे, क्योंकि पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि किसी को भी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद करने और मुनसिफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबूताज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब यह इजाजत सिर्फ इस वजह से नहीं दी जाएगी कि जनाब उन्होंने पोलिंग के अमल में या इंतखाबी अमल में कोई रुकावट पैदा करनी है, बल्कि सियासी अमल के अंदर भी तशद्दुद के एलिमेंट को लेके आना काबिले ताजीर होगा। अब अगर आपको याद हो, आज से चंद अरसा पहले मैंने एक वीडियो की थी और उस वीडियो में मैंने आपको इस बारे में आगाह किया था कि एक कमेटी बनी है फेडरल गवर्नमेंट की, जिसके अंदर 5 रुकनी कमेटी है। उसका नोटिफिकेशन भी मैंने आपको दिखाया था, जिसके अंदर 4 मेंबरान की तकर्री कर दी गई थी और 5वें मेंबर के बारे में इस बात का जिक्र किया गया था कि यह कमेटी जिसको चाहे उसको इस कमेटी के अंदर शामिल कर सकती है। और कैबिनेट की इस कमेटी ने खुसूसी तौर पर 9 मई के वाकयात की तहकीकात भी करनी थी। उनके तमाम जो उनके मास्टरमाइंड्स हैं उनके बारे में गौर व फिक्र भी करना था, उनकी निशानदेही भी करनी थी, उनके ऑब्जेक्टिव्स का भी तयन करना था और इस बात को भी देखना था कि जनाब ये सिलसिला कहां तक जाएगा और इस अमल का वजूहात क्या थी जिनकी बिना पर ये 9 मई के वाकयात हमारे सामने आए। उसके साथ साथ इस बात के लिए जो कमेटी है उसके अंदर शामिल थे जो है वजारत कानून यानी निगरान वफाकी वजीर कानून, निगरान वजीर दाखिला, निगरान वजीर इतलात व नशरियात और उनके साथ जो दीगर वजारतें हैं वो उसके अंदर उनको मुआवनत के लिए मौजूद थी और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट्स को सबमिट करना था। बताया यह जा रहा है कि इस कमेटी ने ना सिर्फ अपनी जो फाइंडिंग्स हैं उसको मुकम्मल कर लिया है, बल्कि ये अगले चंद रोज में अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करने जा रही है फेडरल कैबिनेट की मीटिंग में। और फेडरल कैबिनेट की मीटिंग के में इस बात का तयन किया जाएगा कि ये जो कमेटी की रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट के साथ अब ऐसा कौन सा एक्शन है जो लिया जाए इस कल्ट को मिटाने के लिए। इम्कानी तौर पर यह बात जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की सिफारिश करेगी यह कमेटी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मतलब यह होगा कि मंगल वाले दिन इस कमेटी का इजलास होगा और मंगल वाले दिन फेडरल कैबिनेट की मीटिंग के अंदर यह अपनी कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और मंगल वाले दिन इसका फैसला आ जाएगा। अब अगर मैं आपको यह कहूं कि इस कमेटी ने जो है जिस पर गौर किया है वो है आइन का आर्टिकल 17। आइन के आर्टिकल 17 के तहत कमेटी ने अपनी फाइंडिंग्स को तैयार किया है और आइन का आर्टिकल 17 यह कहता है कि कोई भी सियासी जमात कौमी यकजहती के खिलाफ साजिश करती है या गैर मुल्की ताकत का आला कार बनती है तो उस सियासी जमात पर पाबंदी आयद की जा सकती है। ये पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल नंबर 17 है। अब जो है 9 मई को जो कुछ हुआ था वो उसी सियासी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी यकजहती के खिलाफ ना सिर्फ साजिश की थी बल्कि इस हंगामा आराई के नतीजे में जो जज्बात हैं उनको ना सिर्फ भड़काने बल्कि सोसाइटी के अंदर एक तफरीक पैदा करने और पाकिस्तान की सोसाइटी के एक सेगमेंट को पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ और रियासती इदारों के खिलाफ इस्तेमाल करने की एक सोची समझी मंसूबा बंदी भी की थी, जिसका हमने ये सारा जो है अमल 9 मई को हमने देखा। और इसका उस वक्त के जो वजीर आजम थे जनाब शहबाज शरीफ साहब और दीगर लोगों ने भी इस बात का इशारा किया कि ये 9 मई के जो वाकयात हैं ये बुनियादी तौर पर मुसल्लह अफवाज के दरमियान बगावत करने और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल असीम मुनीर साहब को उनके ओहदे से हटाने की एक साजिश थी जिसको नाकाम बनाया गया।
اب اسی پروسیجر کے تحت جو آئین کا آرٹیکل کہتا ہے کہ اس کی جو منظوری ہے اس عمل کی کہ کس سیاسی جماعت کو کالا دم قرار دیا جائے گا، کس سیاسی جماعت پر پابندی عائد کی جائے گی، اس کے لیے جو منظوری ہے وہ لی جائے گی فیڈرل کیبنٹ سے۔ اب فیڈرل کیبنٹ کے حوالے سے یہ بات تو اپنی جگہ پر موجود ہے کہ موجودہ حکومت ایک نگران حکومت ہے۔ 8 فروری کو اس حکومت کا جو مینڈیٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور سوال یہ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ ایک ایسی حکومت جس کا اپنا مینڈیٹ 8 فروری کو ختم ہو جائے گا، وہ پاکستان کی ایک سیاسی حکومت یا ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے اتنا سخت فیصلہ کیسے لے سکتی ہے؟ تو اس کے لیے اگر میں آپ کو یاد دہانی کراؤں تو شہباز شریف صاحب کی حکومت کے جانے سے پہلے ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کو منظور کیا گیا تھا، اور اس کے تحت نگران حکومت کو یہ پاورز تفویض کی گئی تھی کہ وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کی طرح اپنے امور کار کو سر انجام دے سکتی ہے۔ اس کے باوجود بھی کہ اگر فیڈرل کیبنٹ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے لیے کابینہ کی اس 5 رکنی کمیٹی کی ریکمنڈیشنز کو منظور کر بھی لیتی ہے، تب بھی اس کے بعد یہ پابندی ہوگی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر کہ وہ اس پابندی کے 15 دن کے اندر ایک ریفرنس فائل کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو فیڈرل کیبنٹ کی طرف سے جو شواہد ہیں ان کا جائزہ لے کر حتمی ڈیکلریشن دے گی کہ جناب اس جماعت پر پابندی عائد کرنے کے حوالے سے فیڈرل کیبنٹ کا فیصلہ درست ہے یا فیڈرل کیبنٹ کا فیصلہ غلط ہے۔ اس حوالے سے جو شہباز شریف صاحب کے دور کے اندر بھی ایک کیبنٹ کمیٹی قائم کی گئی تھی، اس کی سفارشات کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، اور وہ کیبنٹ کمیٹی کی جو سفارشات ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کی روشنی میں مرتب کی گئی تھیں جس میں پاکستان تحریک انصاف کو ممنوعہ فنڈنگ لینے کا نہ صرف مرتکب قرار دیا گیا تھا بلکہ اس وقت کی گورنمنٹ کو اس بارے میں ہدایت بھی دی گئی تھی کہ جناب اگر آپ اس کے خلاف کارروائی کرنا چاہیں یا اس جماعت کے اوپر پابندی کے لیے غور کرنا چاہیں تو آپ اس ریکمنڈیشنز کی موجودگی کے اندر فردر کارروائی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت چونکہ جو ہے وہ جو کارروائی تھی وہ منڈے نہیں چڑھ سکی، اور یہ جو ریفرنس ہے یہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے روبرو پیش نہیں کیا جا سکا کیونکہ وہاں پر اس وقت ہم خیالی کی گنگا بہ رہی تھی، لہٰذا اب یہ فیصلہ میرا خیال ہے کہ کیا جانے والا ہے کہ آرٹیکل 17 کے تحت پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی منظوری لی جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان سے فیڈرل کیبنٹ سے، اور فیڈرل کیبنٹ سے منظوری کے بعد اس معاملے کو لے کے جایا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب موجودہ حالات میں اس طرح کے ڈیرنگ سٹیپ کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اس کا ایک پولیٹیکل ایسپیکٹ بھی موجود ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ 9 مئی کے حوالے سے عمران خان صاحب اور دیگر ملزمان جو اس وقت موجود ہیں اڈیالہ جیل میں، ان کے خلاف بھی اب اس مقدمے کی سماعت کا آغاز ہونے جا رہا ہے اڈیالہ جیل میں 6 فروری سے عمران خان اور شاہ محمود قریشی سمیت دیگر لوگوں کے خلاف یہ کارروائی کا آغاز ہوگا۔ تو یہ ایک کوارڈینیٹڈ ایک ایسا گھیرا ڈالا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور عمران خان کے خلاف کہ وہ اس میں سے نکل نہیں سکتے۔ ایک جانب وہ اس بات کی تگدو کر رہے ہوں گے کہ اپنا پولیٹیکل تشخص کو بچایا جائے، جس کے لیے 5 فروری کو انتخابات کا کال دی گئی ہے تاکہ وہ تمام لوگ جو الیکشنز جیتیں، بھلے جو ہے وہ ایک آزاد حیثیت سے جیتیں، لیکن اگر اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کو لیجیٹمیسی مل جاتی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا ہے، تو وہ اراکین پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک پارلیمانی پارٹی بنا سکتے ہیں، بشرطے کہ منگل والے دن جو ہے یہ جو فیڈرل کیبنٹ ہے وہ اس کی منظوری نہ دے۔ اگر فیڈرل کیبنٹ نے منظوری دے دی تو یہ جو 5 فروری کی ایکٹیویٹی ہے وہ ساری کی ساری نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی، کھو کھاتے چلی جائے گی، کیونکہ اس کے بعد اگلا ڈیسیژن آ چکا ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک جانب عمران خان کو 9 مئی کے واقعات سے بری کرانے کے لیے یا بری ذمہ کرانے کے لیے عدالتی لڑائی لڑنی پڑے گی، تو وہیں پر اپنی جماعت کو پابندی سے بچانے کے لیے جو عدالتی لڑائی ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں لڑنی پڑے گی، اور اس سارے چکر کے اندر ایک
ऐसा इबहामी कैफियत 5 फरवरी से 8 फरवरी के दरमियान डेवलप हो सकती है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर और सपोर्टर जो है वो एक गुमगू की एक कंफ्यूजन का शिकार होगा, और अगर वो इस कंफ्यूजन का शिकार होकर डिमोरलाइज हो जाता है तो फिर वो यकीनी तौर पर पोलिंग स्टेशंस तक नहीं पहुंच पाएगा। ये इसका एक पहलू जरूर है, और अगर वो पोलिंग स्टेशंस तक नहीं पहुंचेगा तो यकीनी तौर पर जो टर्नआउट है वो कम होगा, और टर्नआउट कम होने का फायदा सिर्फ और सिर्फ जो है वो मुस्लिम लीग नून को हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो इसका नुकसान है, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सियासी लड़ाई को जीतना है, आजाद हैसियत में जीतना है, तब ये टर्नआउट जो है वो 35-36% से ज्यादा होना चाहिए। इसको 50%, 52%, 55% या 60% तक होना चाहिए, तभी ये टेबल जो है वो ना सिर्फ टर्न होगी बल्कि पावर टॉक्स टू पावर की सिचुएशन को ना सिर्फ डेवलप किया जाएगा बल्कि फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी ना किसी लेवल पर आकर बार्गेनिंग पोजीशन पर होगी अगर पाबंदी ना लगी तो। ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये मामला मंगल वाले दिन जो है वो ये ऊंट जो है वो किसी न किसी करवट पे जरूर बैठेगा। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।